प्रशांत जी, बिहार की राजनीति में बेइंतहा जाति का प्रभाव होता है, बाकी राज्यों में भी होता है, लेकिन क्या इसे बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है या फिर इस इलेक्शन में कम हुआ है? देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि दूसरे जगह भी होता है, क्योंकि मैंने इतना एग्रेसिवली इसको कहा है कि भाई ये मत कहो कि सिर्फ बिहार में होता है। इसको हम लोग साइंटिफिकली देख लें कि क्या बिहार में जातियों का प्रभाव राजनीति पर दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है या कम है। तो इसको मैं बताता हूं कि भाई पिछले 20-25 वर्षों में 30 वर्षों में जो बड़े इलेक्शन हुए हैं जहां पर दूसरे राज्यों में जातियां टूटी हैं और लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट किए हैं, उन इलेक्शंस में बिहार में क्या हुआ इसको देख लो तो पता चलेगा कि क्या बिहार में जाति की महत्ता राजनीतिक नजरिए से गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी से ज़्यादा है या कम है। और मैं 4 एग्जाम्पल देता हूँ। 1984 में इंदिरा जी की लहर में पूरे देश में वोट कांग्रेस को पड़ा, तो बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट दिया। 1989 में नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बीपी सिंह को बोफोर्स के नाम पर जनता दल को वोट पड़ा। सारे हिंदी हार्टलैंड में लोगों ने बीपी सिंह के जनता दल को वोट दिया, तो बिहार में भी जनता दल को वोट उतना ही आया। 2014 में मोदी जी के नाम पर पूरे देश में साउथ इंडिया को छोड़कर एक तरह से लहर दिखा, तो उसमें भी बिहार में भी बिना नीतीश कुमार के गठबंधन के, ध्यान रखिए 14 के लोकसभा में नीतीश कुमार का गठबंधन मोदी से नहीं था, उसके बावजूद यहां पर बीजेपी को भारी सफलता मिली। 2019 में पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी 40 में 39 सीट पुलवामा का लाभ लेने वाली पार्टी एनडीए को मिला। मैं ये आपको 4 एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये 4 बड़े इलेक्शन है। नहीं, हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं, विधानसभा इलेक्शन मैं उस पर आ रहा हूं। पहले आपने कहा कि क्या बिहार में जातियों की महत्ता ज्यादा है, तो बिहार या उनकी भूमिका राजनीति में ज्यादा है। तो अगर इन 4 इलेक्शंस में जब पूरे देश में लोग जातियों से ऊपर उठकर किसी मुद्दे पर, किसी विचारधारा पर वोट किया, तो बिहार में भी किया जी, तो ये दिखाता है कि बिहार में जातियों की महत्ता किसी अन्य राज्य के मुकाबले कम या ज्यादा नहीं है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा और कम नहीं है। यहां पर क्या है कि चर्चा बहुत है, गरीबी ज्यादा है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो बैठ के दिन भर चर्चा कर रहे हैं। बकैती, मैं कहता हूं बकैती करना, गांव में बैठ के बकैती किए जा रहे हैं। इजराइल से लेके न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन से लेके यूक्रेन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, सब पर चर्चा हो रही है। इसलिए आपको इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है। आपने कहा लोकल इलेक्शन की बात, आपको मजा भी आ रहा है, आई थिंक, ये सब देखने में। नहीं, मैं तो पहले से भी देखता हूं और थोड़ा अनुभव और उसको देख भी रहा हूं। आपने कहा लोकल इलेक्शन की बात, आप देखिए अभी एनडीए चुनाव लड़ रहा है। एनडीए यहां पर 20 साल से शासन में है। एनडीए को सबसे बड़ी सफलता मिली 2010 में। 2010 में उनको 206 सीट आया। उस समय एक और नीतीश जी और भाजपा थे, दूसरे साइड से लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस एक साथ, और इनको एनडीए को 206 सीट मिला। तो जो भी समीकरण एनडीए का है, तब यहां भाजपा का इतना प्रभाव नहीं था, मतलब तब मोदी जी का इतना प्रभाव नहीं था, तब अमित शाह सीन में नहीं थे, तब संघ का इतना प्रभाव नहीं था, और कांग्रेस आज के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी। 2009 में सत्ता में थे दिल्ली में। लालू जी भी आज के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण थे, मजबूत थे, और रामविलास पासवान जी भी थे। इसके बावजूद उनको 206 सीट आया एनडीए को। क्यों? क्योंकि जातियों के समीकरण के साथ साथ पूरे बिहार में यह भी एक भावना थी कि 2005 से लेकर 2010 का जो पहला टर्म नीतीश कुमार का था, सामान्य लोगों की सोच थी कि नहीं, बिहार में सुधार होना शुरू हुआ है, नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं। तो जातियों का समीकरण भी था और काम भी था, तो 206 सीट आया। वही समीकरण चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार एनडीए में मोदी जी की भी ताकत थी, अमित शाह भी थे, संघ भी था, दिल्ली में उनकी सरकार भी थी। इसके बावजूद उनको 125 सीट नहीं आया। क्यों नहीं आया? 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में उनको बहुत परेशानी उनकी होने वाली है बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल, उनको क्योंकि बदलाव तय है। आपने उनके वोट काटे हैं? नहीं, बदलाव तय है। मैं आपको बता रहा हूं कि सब यही कह रहे हैं कि जो अगड़ा वोटर है वो सब निशांत किशोर को वोट दे रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस 10%, 15% कितना काट रहे हैं? मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो प्रवासी मजदूर आया है उसमें 2/3 से ज्यादा लोग जनसुराज को वोट कर रहे हैं। तो प्रवासी मजदूर कौन है, किस जाति का है? यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से सवर्ण 10% हैं, तो 90% से ज्यादा प्रवासी मजदूर तो सवर्ण नहीं है। वो क्यों जनसुराज की बात कर रहे हैं? आप उसको जाति के लेंस से देख रहे हैं, मैं उसको दूसरे लेंस से देख रहा हूं। आप अपने स्ट्रिंगर से सर्वे करा लीजिए, रेलवे स्टेशन पर जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछवा लीजिए कि जो प्रवासी मजदूर है वो किसको वोट कर रहा है। वो किसी भी जाति का है, वो वोट कर रहा है जनसुराज को। फर्क रिजल्ट का मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं। कितने नंबर मैं बता रहा हूं, इस पे परसेंटेज और नंबर दोनों बताइए। मैं बता रहा हूं, प्रवासी मजदूर
ये फाइनल नंबर इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं? अपने परिवार और इर्द गिर्द के लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से आर यू हैप्पी फर्स्ट राउंड के बाद और सेकंड राउंड में? आई एम सुपर हैप्पी, फर्स्ट राउंड सुपर हैप्पी। और आपके जो कैंडिडेट्स हैं दे आर सुपर हैप्पी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जो बता रहे हैं कि एक ही चीज है भैया, हम लोग गांव में पहुंचे ना पहुंचे, जो मजदूर सब लौटा है ये सब जनसुराज बोल रहा है। अब रिजल्ट सिर्फ उसके वोट देने से नहीं प्रभावित होगा, रिजल्ट इस पर डिपेंड करेगा कि मैं प्रवासी मजदूर हूं, मैं तो जनसुराज को वोट दे रहा हूं, क्या मैं अपने परिवार वालों को भी वोट दिलवा पा रहा हूं। अगर अपने परिवार वालों को भी मैंने वोट दिलवा दिया तो बिल्कुल आपको अर्श वाली स्थिति दिखेगी। बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ 14 तारीख को दिखेगा। और अगर अर्श, आप सभी इंटरव्यू में कहते हैं अर्श या फर्श, अगर अर्श वाली स्थिति के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करके किसी कोalition में जाना पड़े तो? जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि और अगर जरूरत पड़े मैं तो? आपको ही बता रहा हूँ, जरूरत पड़ जाए मैं बता रहा हूँ कि जरूरत नहीं है का मतलब ये नहीं कि मैं नंबर पे दावा कर रहा हूँ। मेरे अपने काम करने के तरीके में उसकी जरूरत नहीं है। पक्ष या विपक्ष की राजनीति करने में यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे एमएलए मंत्री नहीं बनना है, मुझे यहाँ पर परिवर्तन कराना है। और मैं इस बात से को लेकर बहुत खुश हूँ कि परिवर्तन यहाँ होना शुरू हो गया नहीं, है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल ना जाए, लेकिन पार्टी का तो कोई होगा ना, पार्टी के जो लोग जीत कर आएंगे, अगर वो कहेंगे जीत कर आएंगे और हम लोग की संख्या नहीं होगी सत्ता में जाने की, आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो ला नहीं सकते। नहीं तो क्यों नहीं ला सकते? आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बिल्कुल, अगर आएगा तो उतना ही आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और अगर नहीं आता, नहीं आएगा तो हम लोग बाहर बैठेंगे 5 तो साल। ये आपकी जिद है। अगर आपकी पार्टी कहती है कि नहीं हम कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जनता ने वोट परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए दिया है। जनता ने वोट कोलिशन के लिए नहीं दिया। सरकार में बैठ के भी तो बदलाव किया जा सकता है। जरूरत नहीं है, क्यों किसके साथ बदलाव कॉम्प्रोमाइज करना क्या सम्राट चौधरी के साथ बैठ के आप बदलाव कर सकते हैं? क्या आप तेजस्वी यादव के साथ बैठ के बदलाव कर सकते हैं? क्यों नहीं? आपने सबके साथ काम किया प्रशांत जी। अगर दूसरे के बारे में बोलूं कि अगर तेजस्वी जा सकते हैं कि नहीं बीजेपी के साथ, नहीं जा सकते, उन्होंने कभी काम नहीं किया, लेकिन आपने तो सबके साथ काम किया। नहीं, पहली बात तो समझिए कि काम करना प्रोफेशनली वो एक बात है। जैसे आप एज ए पत्रकार आपने 10 न्यूज एनडीटी में काम किया हो, लेकिन अगर आप अभी एएनआई चला रहे हैं तो एएनआई छोड़कर किसी दूसरे पीटीआई में नहीं ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग जनसुराज को यहाँ बनाने में हम लोगों ने खून पसीना एक लगाया है। और आप बात समझिए, ऑलरेडी जो चेंज है वो दिख रहा है। तो नंबर का वेट कर लेते हैं, और नंबर जब आएगा तो क्या वर्ष से वर्ष क्या होगा कि जनसुराज को उतनी सीट नहीं मिलेगी, तो 5 वर्ष और प्रयास कर लेंगे। हम लोग को क्या जल्दी है? हम लोग कोई जल्दी नहीं, हमारी उम्र 48 साल है, क्या जल्दी है? 5 साल और कर लेंगे। अगर बिहार के लोग नहीं सुधरना चाहते हैं तो 5 वर्ष उनके साथ और लग के काम करेंगे। हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा खाना खर्चा चलता है पॉलिटिक्स। कौन सा वो रेड लाइन है जिसको आप क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है पॉलिटिक्स में, कॉम्प्रोमाइज के लिए? सरकार में हिस्सा बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। या तो जनसुराज सरकार में अपने दम पे सरकार बनाएंगे, नहीं तो हम लोग बाहर बैठेंगे। इफ नीड बी वी विल फोर्स एन इलेक्शन, फिर से इलेक्शन होने दीजिए। आइडियोलॉजी क्या है जनसुराज? हम लोग भाजपा के खिलाफ है, विचारधारा के आधार पर भाजपा के विरोध में है, और लेफ्ट ऑफ सेंटर की राजनीति आप कह सकते हैं। तो फिर कांग्रेस की तरफ गांधी और कांग्रेस यहाँ है ही नहीं। लेफ्ट ऑफ सेंटर तो कांग्रेस हुआ नहीं, लेफ्ट ऑफ सेंटर कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो कहीं नहीं है। कांग्रेस तो सेंटर है, कभी राइट की ओर टिल्ट होती है, कभी लेफ्ट में शिफ्ट, मतलब मेजॉरिटी। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग गांधी और बाबा साहब की बात को ही लेकर चल रहे हैं और उन्हीं की बात को लेकर आगे चलेंगे। गुड गवर्नेंस आप कहते हैं, बट गुड गवर्नेंस कोई आइडियोलॉजी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आइडियोलॉजी होना बहुत अच्छी बात है, बट वी मस्ट नॉट बिकम अंधभक्त इन आइडियोलॉजी, इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है भाई अपना विचारधारा बताइए, विचारधारा आपका क्या है। उनको ये जानकारी नहीं है, या जानकारी वो रखना नहीं चाहते हैं कि दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में जितने हीनस क्राइम हुए हैं, उसमें ज्यादातर हीनस क्राइम आइडियोलॉजी के नाम पर कराए गए। आइडियोलॉजी होना बहुत अच्छी बात है, बट टू गेट इंटॉक्सिकेटेड इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी, टू बिकम कंप्लीटली इरेशनल और फुलिश इज नॉट व्हाट आई सब्सक्राइब टू। कि मेरा भाजपा के विचारधारा में मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आपका यकीन है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गरीब मुसलमान को कोई रोड पे मार रहा है तो आप उसका सपोर्ट करने लगे। कांग्रेस की विचारधारा में आपका यकीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अच्छा काम हो रहा है दूसरे साइड से तो उसका भी विरोध करने लगे। गांधी ने जो बात कही है कि अगर गांधी ने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है, तो इसलिए उन्होंने नहीं चेंज किया कि भैया ये कहूंगा तो मेरी आइडियोलॉजी आरएसएस के करीब दिखने लगेगी।
अगर गांधी ने स्टेट ओनरशिप की बात कही तो उन्होंने इसलिए इस बात को डाइल्यूट नहीं किया कि स्टेट ओनरशिप की बात कहूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि आप कम्युनिस्ट तो विचारधारा से आपके जुड़े लिए हैं। पॉलिटिकल आइडियल कौन होगा, गांधी जी? गांधी वी आर ऑल, मतलब पर्सनली आई एम ड्रिवन बाय व्हाटएवर आई हैव लर्नड और हैव बीन स्टिल ट्राइंग टू लर्न अबाउट हिम। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम गांधी के फॉलोअर हैं, हमारी उतनी भी औकात नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर है कि जो बातें उन्होंने बताई, जो तरीका उन्होंने बताया, उसमें जहां तक हो सके उसको फॉलो किया जाए। लेकिन आपके लिए ये भी कहा और जाता उसमें है एक बहुत बड़ा चीज है सब्र, पेशेंस एंड परसिवरेंस। आई मस्ट टेल दिस टू यू कि गांधीज्म इज नॉट ओनली कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, वो ही नहीं है, सेल्फ रिलायंट, ये इतना ही बात नहीं है। गांधी की जो सबसे मूल ताकत मुझे लगती है गांधीज्म की, गांधी व्यक्ति की, विचार की, वो है पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड टॉलरेंस। लोग कहते हैं कि आप में वो है नहीं, इसीलिए आप किसी भी पार्टी के साथ ज्यादा देर टिकते नहीं। नहीं, मैं तो कोई पार्टी पहले ही बनाया है मैंने। नहीं, तो when you were working as a भाई strategist, वो तो क्या है कि हम किसी का झंडा लेकर घूमने के लिए नहीं पैदा हुए। मैंने जिसके साथ भी काम किया, एक ब्रीफ के लिए काम किया। थोड़ा सा एरोगेंस नहीं लगता आपको ये बिल्कुल एरोगेंस कि मैं किसी और का झंडा नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं ढोता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं ढोता हूं। किसी का झंडा धोने तो ये एंटरप्रेन्योर वाली बात हो नहीं, ये हमारी अपनी एक जर्नी है, मेरी अपनी यात्रा है। उस यात्रा में बीच में लोग मिलेंगे, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, ना था, ना है, ना होगा। मैं ममता बनर्जी के साथ काम मैंने किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तृणमूल मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, बंगाल मेरा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है। अगर मैंने जगनमोहन रेड्डी के साथ काम किया तो उनकी पार्टी के साथ बैठकर पार्लियामेंट में जाना मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। मोदी जी के साथ काम किया तो ये मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं कि भाजपा में कोई पद पा जाऊं। मेरी जो अपनी यात्रा है, मेरा अपना जो डेस्टिनेशन है, वो मेरी अपनी यात्रा क्योंकि है। जहां जहां आप छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट चाहते थे, वो कन्वीनर का पोस्ट चाहते थे, और जब नहीं मिला तब वो नाराज हो गए। एक चीज सुनिए, अब नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। एक चीज समझिए, आज तक ये बात आपने नीतीश कुमार से नहीं सुनी होगी। एक उनके प्रवक्ता ने ये बात कह दी थी यहाँ बिहार में, उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रवक्ता को बुलाकर नीतीश कुमार ने इतना हड़काया कि उसके बाद से जदयू में किसी की हिम्मत नहीं हुई इस बात को कहने की। पंजाब में भी कहा जाता था। पंजाब में क्या मैंने मांगा, किससे मांगा? पंजाब में कहा कि पंजाब में यू वांटेड व्हेन यू वेंट पंजाब में तो अमरिंदर सिंह ने मुझे एडवाइजर बना दिया था, जो कि मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, कभी गया ही नहीं भाई। और फिर कांग्रेस पार्टी में, फिर आम आदमी पार्टी में, अभी तक के रिकॉर्ड में, केजरीवाल जी अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने कोई पद लिया ही नहीं। वही तो या तो क्योंकि वो पद वाज नॉट सीनियर इनफ। फिर वही बात है कि एक और आप मुझे बता रहे कि मुझे पद का लोभ है, और दूसरी ओर बता रहे कि आप 10 साल में कोई पद नहीं लिया। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप किसी पार्टी को छोड़ते हैं, आप मेरी बात सुनिए। पद का मतलब क्या है? मिनिस्टर बनना, एमपी बनना, बड़ा एडवाइजर बन जाना, वो तो सारे ऑफर किए गए हैं मुझे। आप तो मेरी बात कह रहे हैं। राज्यसभा ऑफर हुआ है, सबने ऑफर किया, किसने नहीं ऑफर किया है? और आपने मना किया। कभी नहीं करना है, कभी राज्यसभा जिस दिन सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना है, वो भी नहीं बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो भी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। पहले आप सुनिए मेरी बात, राष्ट्रपति बनना नहीं, आप सुनिए मेरी बात। क्या बनना है? देखिए अब ये लोग हाँ ये जरूर पूछते भाई करना क्या चाहते हो, मेरे घर वाले भी पूछते हैं करना क्या चाहते हो। अगर आप मुझे राज्यसभा बनना होता, मंत्री बनना होता तो बन गए होते, एडवाइजर बने हुए थे, उसमें क्या है? प्रशांत किशोर ने आज तक कोई सरकारी गाड़ी लिया हो, कोई सरकारी बंगला लिया हो, कोई सरकारी सिक्योरिटी हमारे पास हो? ऐसा नहीं कि लोगों ने हमें धनराशि तो बहुत आया, आपको पद नहीं मिला पर धनराशि। हाँ वो ठीक है, वो अपना बुद्धि का खाते हैं, प्रोफेशनल है, कहते हैं सरस्वती कृपा है, सरस्वती कृपा है, दिमाग का खाते हैं, चोरी नहीं करते हैं। कोई आज तक ये नहीं कह सकता है, आप भी पत्रकारिता कर रही हैं इतनी लंबे समय से, कि जहां पर भी सरकारें बनी, कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं कह सकता है कि उस सरकार में ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठिका, मंत्रालय में प्रशांत किशोर ने कभी कोई हस्तक्षेप किया हो किसी भी सरकार में। आप इतने पाक साफ की बात नहीं है, तो फिर आप क्या? पाक साफ की बात नहीं है। मैंने आपको ये कहा कि मैंने अपना एक रूल बना रखा है कि जहां पर, जब बना रखा था उस काम में, कि जहां पर भी मेरी मदद से कोई जीत गया वहां पर मैं वापस जाता ही नहीं, क्योंकि वहां वापस आप जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई सरकारी अफसर मिलेगा तो आपसे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा तो ठेका की बात करेगा, पॉलिटिशियन मिलेगा तो मिनिस्टर और राज्यसभा की बात करेगा। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब भी लोग आपके पास आएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग, यही तो लोग मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा अपना मानना है कि सरकार उसको चलाना चाहिए जो अंडर ओथ है। ओथ की व्यवस्था क्यों बनाई गई है? कि आपको पब्लिकली जिम्मेवारी दी गई है, एंड यू स्वेयर ऑन whoever you believe, either constitution, God, whoever, और both, उस पर स्वेयर करके आप कहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। तो मेरा अपना मानना है कि जो लोग अंडर ओथ नहीं हैं उनको सरकार में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है सरकार के बनाने में, लेकिन आप अंडर ओथ नहीं है, तो फिर क्योंकि ओथ में वो आदमी कह रहा है कि कोई भी विषय मैं इन बाहर अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं शेयर करूंगा, तो अगर आप उसके एडवाइजर हैं या पर इस देश में तो हुआ है ना, एनएसी बना था, हो रहा है, तो उसको लोगों ने नकार भी दिया। हालांकि वो भी एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ऐसी बात नहीं है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहनाया गया था, लेकिन बावजूद इसके जब लोगों को लगा कि भाई दिस इज अ बॉडी दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, लोगों ने हाउ डू यू लाइक इट व्हेन यू कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल? मेरा कोई कंपैरिजन है नहीं उनसे, तो जो सब कर वही रहे हैं वो कहते हैं। बेवकूफ है, जो कर रहे हैं वो सुपरफिशियली चीजों को देख रहे हैं। हाँ, बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन यू एंड अरविंद केजरीवाल? कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। हम्म। अगर एक शब्द कहना हो तो मतलब मेरी पूरी चीज वो भी गवर्नेंस पे, वो नहीं, भी ये कहते मेरी पूरी करप्शन हटा चीज के। पेशेंस पर है, परसिवरेंस पे है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो उनकी एक कमजोरी यही कि उन लोगों में पेशेंस और परसिवरेंस नहीं था, किसी एक चीज को पकड़ के पर रहे वो भी ही वाज गेटिंग प्रोफेशनल्स, आप भी प्रोफेशनल्स को लेके आ रहे हैं, एजुकेटेड पीपल को वो अट्रैक्ट वो कर तो रहे हर थे। पार्टी वाले लोग करते हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल की क्या बात है। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी शुरू किया था तो उसमें भी सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े वो लोग, तो सिविल कम्युनिस्ट नहीं के सारा काडर सिविल उधर से- सोसाइटी के, मतलब बंगाल में सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा भाग ममता बनर्जी के साथ जुड़कर टीएमसी की बैकिंग करी है लेफ्ट को हटाने में। प्रशांत जी, एंड में आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस कि आपने कहा कि बिहार को 10 साल में बदल देंगे, हर मुख्यमंत्री 1947 से यही कहता आ रहा है, तो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कैन यू गिव मी वन और टू थिंग्स जो आप बदलना चाहते हैं? दो चीजें, एक तो बिहार में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को हम लोग प्राइमरली एड्रेस करना चाहते हैं, लोगों के हाथ में पैसा पूंजी देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से गरीबी को दूर करने का 3 जो मुख्य रास्ता मुझे दिखता है, एक है पढ़ाई, दूसरा है मैसिव लैंड रिफॉर्म, लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और तीसरा है लोगों के हाथ में पूंजी देना ताकि लोग अपने पैर पर खड़े हो सके। और ये जो सरकारी नौकरियों का ऑब्सेशन है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी पा जाएगा, उस रैट रेस में लोग उससे बाहर निकलें और इस बात को समझें कि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 26 लाख लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और इस संख्या को 5-10 लाख से ज्यादा और नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो तो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी तो छोड़िए, उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि मतलब 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने में खर्चा कितना आएगा, कहाँ से पैसा आएगा तो छोड़ दीजिए। 3 करोड़ लोगों को बहाल करने, अगर पैसा एक बार को भगवान ने आपको दे दिया कहीं कि लीजिए आपके पास है 15 लाख करोड़ रुपए नौकरी दे दो, तो भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि 3 करोड़ लोग तो देश में नौकरी नहीं मिलती है, तो राज्य की बात ही छोड़िए। 3 फंडामेंटल बातें जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार हैज़ टू बिकम वंस अगेन ज्ञान की भूमि, जहाँ पढ़ाई पर फोकस हो, और पढ़ाई से मतलब सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, प्राइमरी एजुकेशन है। जब तक बिहार में 30, 40, 50% लोग 12वीं पास नहीं करेंगे, अच्छा पढ़कर नहीं निकलेंगे, तब तक बिहार के समाज में आपको बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा। अभी वो नंबर 10% से कम है। दूसरी बात जो हम लोग का लैंड प्रोडक्टिविटी, यहाँ 55 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के लायक है, जब तक वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और तीसरा बात, यहाँ लोगों के हाथ में पैसा पूंजी नहीं है, तो जब तक लोगों के हाथ में पैसा और पूंजी नहीं होगा, और वो पूंजी आएगा बोथ विथ योर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन प्लस ऑल्सो द बोरोड कैपिटल। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द लॉन्ग रन, अनलेस आप ये 3 फंडामेंटल पिलर्स को ठीक करें, जब तक यहाँ लोग पढ़ेंगे नहीं। अगर इंडस्ट्री लग भी जा रही है, आप बिहार में जो 2-4 इंडस्ट्री वहाँ जाके देखिए, वहाँ पर काम करने वाला सब बाहर का ही आदमी है। जब बच्चे यहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वो काम भी करेंगे तो क्या करेंगे, लेबर का काम करेंगे। आप दिल्ली के मॉल्स में मैंने सर्वे कराया, वहाँ पर जितने फ्रंट डेस्क पे काम करने वाले लोग हैं वो दूसरे जगहों के हैं, और जितने उसमें बाथरूम में जैनिटर का, सफाई का काम करने वाले वो बिहार के लोग हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, लेकिन उनको अंग्रेजी की समझ नहीं है, बोलने की अंग्रेजी बोलने की समझ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है 1 साल में, तो उनकी ट्रेनिंग हो सकती है स्किल डेवलपमेंट में। 1 साल में तो नहीं होगा, लेकिन हो जाते हैं 1 साल में। अगर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसी वाली जो नौकरियां हैं जिसमें 8 स्टैंडर्ड के बाद आप प्लम्बर, मैं आपको बता दूं कि बिहार में शॉर्ट रन में ब्लू कॉलर जॉब से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बिहार को अगर आगे जाना है तो वी हैव टू क्रिएट वाइट अपॉर्चुनिटी फॉर वाइट कॉलर। इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नजरिए से देखा जा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए में अडानी को बेचा जा रहा है। ही जस्ट इमीडिएटली सेड देखिए, ये तो राहुल गांधी आएंगे तो कुछ भाजपा, मोदी अमित शाह के बारे में बोलेंगे, अमित शाह मोदी आएंगे तो राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे। बिहार की जमीनी हकीकत की इनकी जानकारी कितनी है मैं जानता नहीं हूँ। अमित शाह जी ने कहा
कि बिहार में जमीन की दिक्कत है, और उन्हीं के मैनिफेस्टो में, भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम हर प्रखंड में फैक्ट्री खोलेंगे। तो या तो अमित शाह जो कह रहे थे वो गलत है, या जो घोषणा पत्र में लिखा है वो गलत है। लैंड एक्विजिशन हुआ है ना इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वहां पे कुछ बना नहीं है अभी। आप बताइए कि बिहार में सड़कें, नेशनल हाईवे सुधरा है, हाँ, तो अगर जमीन नहीं है, एक्विजिशन नहीं हुआ, तो नेशनल हाईवे कैसे बना है? ये तो विल की बात है। अगर आप नेशनल हाईवे बनाना चाहते थे तो इसी बिहार में आपको जमीन मिला है ना, तो फैक्ट्री भी लगाना चाहोगे तो जमीन मिलेगी, फैक्ट्री भी लगाना चाहोगे तो मिलेगी। प्रो इंडस्ट्री? आई एम प्रो कैपिटल। प्रो कैपिटल? आई एम प्रो कैपिटल। मैं समाजवाद के नाम पर, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी यहाँ आए? मैं तो प्रो। डू यू वेलकम देम? आई वेलकम कैपिटल। It doesn't matter कि किससे आता है। Our fundamental belief is कि capital doesn't come only from few industrialists. Capital जो है वो लोगों के हाथ में क्रिएट होना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, उससे कैपिटल क्रिएट होगा। आप वो सोशलिस्ट माइंडसेट की कैपिटल सिर्फ सरकार की तरफ से आएगा? बिल्कुल नहीं। मैं समाजवाद के नाम पर बिहार में गरीबी का बंटवारा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कैपिटल क्रिएट होते देखना चाहता हूँ, कैपिटल हार्नेस करना चाहता हूँ, और उसमें समाज की बड़ी भूमिका चाहता हूँ। जो यूरोपियन मॉडल है, अमेरिकन मॉडल और यूरोपियन मॉडल में जो थोड़ा सा जो फाइन डिफरेंस है वो ये है कि पार्ट ऑफ यूरोपियन मॉडल इज बेस्ड ऑन मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। मतलब बहुत बड़े बिलियनर्स, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट तो है ही, वो तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको वेलफेयर स्टेट बने ही रहना है। लेकिन कैपिटल के लिए ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल्स वो नहीं चाहते हैं। कैपिटल के लिए मोर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ कैपिटल क्रिएशन एंड कैपिटल कंजम्पशन का रोल देखते हैं। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।